सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होती है। जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, केसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, केपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस केसी केपी की मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या होती है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वो सब आप आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और हम रिलेशन समझेंगे बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सो जस्ट गेट रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के। के क्या होता है? के आपको पता है, कैपिटल के किसके रिप्रेजेंटेशन होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आपने केसी को कैलकुलेट करना सीखा है ना। केसी मतलब क्या? केसी का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, उसे हम केसी कहते हैं। केपी का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसे हम केपी कहते हैं। ठीक है, केसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, केपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने बहुत सारा कंप्लीट कर लिया है ना। तो अब हम इस वीडियो में एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या एप्लीकेशंस होती हैं, हमें इसे पढ़ना क्यों होता है, ये रिएक्शन के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट जो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हो सकती है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काम आता है। अब ये ऐसे तो पता नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर सपोज आपके पास किसी भी रिएक्शन में इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ हो, अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन विल बी फेवरेबल, रिएक्शन विल बी फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना पसंद करेगी। ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं वो अकर होंगी या फिर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना पसंद करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है? अगर सपोज मैं आपको कोई भी रिएक्शन ये लिख करके देती हूँ, ठीक है, अब इसकी सपोज कोई भी के की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 10⁻³। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 10⁻³ है तो आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन क्या हो रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? तो आपको पता है जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ होती है, इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे होता है। या फिर ये तो चलो अंडरस्टूड ही है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया, इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं, है ना। मेन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है तो रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इतना मतलब आपको समझ में आया? ओके, तो अगर सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं इसी से रिलेटेड, मैं यहां पे दो रिएक्शन लिख रही हूं। हाइड्रोजन को हमने एक तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा दिया,
एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोजन को हमने ब्रोमीन के साथ और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, और इन दोनों की ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। एक की सपोज मैंने यहाँ पर रख दी ये वैल्यू, और इसकी सपोज मैंने वैल्यू रख दी ये। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों रिएक्शंस कौन सी डायरेक्शन में होगी। अगर आपसे कोई पूछे ये कि ये बताओ कि ये जो रिएक्शंस हैं, these reactions will be favored in which direction, forward और backward, तो आप इससे बता सकते हो कि Kc की वैल्यू का है, दोनों ही केसेस में Kc की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी है। 10⁻³ से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा होगा, जो कंसंट्रेशन है HBr की और जो कंसंट्रेशन है HCl की वो हाई होगी, है ना, क्योंकि रिएक्शन आपको पता है कि रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे, बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मींस रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। मतलब ओवरऑल आप ये इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको एक कोई बड़ा सेंटेंस भी नहीं है इतना, तो सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ग्रेटर है 10⁻³ से तो रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आप Kc की वैल्यू को देख, Kc क्या है, एक वही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, अगर हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो Kc हो जाता है। इतना क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का केस। अभी किसका बी पार्ट हो रहा है, देखो, इफ अगर सपोज आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो लेस देन 10⁻³ हो जाए, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो जाए तो अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, शोज दैट, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगी, इसका अपोजिट हो जाएगा। पर साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे -3 और यहाँ +3 है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे मत कंफ्यूज, सिर्फ ग्रेटर और ये लेसर साइन में तो डिफरेंस है ही, प्लस और माइनस साइन में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, है ना। अगर देखो, ये तो अंडरस्टूड है, सपोज हम ऐसे कोई रिएक्शन लेते हैं और आप कह रहे हो कि रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगी। ठीक है, ऐसे रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो होती है ना वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक हो पाती है, मींस रिएक्शन अकर्स टू स्मॉल एक्सटेंट। मतलब प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही थोड़े अमाउंट में देखने को मिलेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से रिएक्शंस अकर्स टू स्मॉल एक्सटेंट। अच्छा, इसका क्वेश्चन करके दिखाओ पहले मुझे, अब मैं रब कर देती हूँ। अच्छा, सपोज अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ, दैट इज N2 प्लस में O2 इज गिविंग यू 2NO। कोई भी रिएक्शन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके पास बन रही है और सपोज इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 4.8 × 10⁻⁻30। तो अब आप बताओ कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, बताओ। आपने Kc की वैल्यू को देख लिया, Kc की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, 10⁻³ से कम है, इसका मतलब क्या है
ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड होगी। दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब आपने दोनों केसेस समझ लिए। सिर्फ आपको है ना ये वीडियो है ना, वैसे इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल वीडियो है ये, मतलब इतनी ईजीएस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको यहाँ पे 6 लाइंस लिख करके दे सकती हूँ और उसी के बेस पे आपका ये वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है। ठीक है, पर हमें अच्छे से करना है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, इस वजह से ये वीडियो इतनी लंबी हो रही है। अदरवाइज इस वीडियो में आप देखना, एंड में आप ये वीडियो देखोगे और मुश्किल से आपकी 6 to 8 लाइंस होंगी जो लर्न करने की होंगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने मेरे पास हैं मैं आपको करा दूंगी। ओके, अब हम सिक्स्थ कह रही हूँ, लास्ट केस डिस्कस करते हैं। दैट इज अगर k की वैल्यू, इफ k की वैल्यू 10 raised to power, क्या लिख रही हूँ मैं, इफ अगर k की वैल्यू 10 raised to power -3 से 10 raised to power 3 हो, अगर k की वैल्यू 10 raised to power -3 से 10 raised to power 3 तक है, इसका मतलब क्या है? तो दिस मीन्स दैट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप कंपेयर कर सकते हो, आर कंपैरेबल। इसका मतलब ये नहीं होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आर कंपैरेबल। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, डेट इज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स यू 2HI, और इसका सपोज Kc की वैल्यू 57 है, तो अब बताओ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होगा, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, किसकी अमाउंट कम होगी, बताओ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे K, ये क्या है, 57। 57 का क्या मतलब है, ये वैल्यू तो इसी के बीच में लाई करेगी, है ना, इसी के बीच में लाई करेगी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, दे आर कंपैरेबल। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, ये बहुत ज्यादा थोड़े अमाउंट में होंगे, या फिर ये इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, इनकी अमाउंट बहुत कम होगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे इन दोनों केसेस में था, इसमें प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा थी, इसमें रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा थी। पर यहाँ पर यू कैन कंपेयर द कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इतना समझ में आया? ओके, अब ये जो है, सबसे पहले तो ये सारी कंक्लूजन है। आप इसे ऐसे नोट करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हो, अदरवाइज अब इन सबको मैं रब कर देती हूं। अब हम सिर्फ और सिर्फ अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी गिवन है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सपोज मैंने ना Kc की वैल्यू रख ली है, यहाँ पे मैं Kc की वैल्यू को 1 पुट कर देती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने Kc की वैल्यू को -10 raised to power 3 और ये 10 raised to power 3 पुट कर दिया। अब बस आपको पता ही है क्या लिखना है। देखो, जब Kc की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब क्या है कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम। दोनों ही जो रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो कैसे हैं, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, जब Kc की वैल्यू 10 raised to power 3 है या फिर उससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीट जरूर होगी, रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट होगी। और 10 raised to power -3 है या फिर इससे भी कम है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन, मतलब बहुत थोड़े चांसेस है रिएक्शन के होने के। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, बहुत थोड़े चांसेस हैं रिएक्शन के होने की। ठीक है, तो अब तक जो हमने जो भी पढ़ा है आप उसे एक इस लाइन में समराइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काम, कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब चलते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, वो है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी उसको भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है बहुत इजीली। ठीक है,
उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो हम यहां पे समझते हैं। देखो सपोज कोई भी एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम होगी तो आप यहां से Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे बहुत इजीली, है ना, हमने अभी समझा है। आप ऐसे Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Kc। ओके, पर अगर मैं कहूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं हो रही है, ये रिएक्शन किसी भी स्टेज पे हो रही है एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, मतलब आप ऐसे कह लो कि दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट एनी स्टेज other than state of equilibrium, मतलब इक्विलिब्रियम को छोड़ के ये किसी भी स्टेज पर हो रही है ये रिएक्शन, बस इक्विलिब्रियम नहीं है। उस टर्म्स में आप Kc की बात नहीं करते, किसकी बात करते हो? कंसंट्रेशन रेशियो को। फिर कैसे लिखा जाता है? कंसंट्रेशन रेशियो को आप कहते हो रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है। जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम के स्टेज को छोड़ के किसी भी स्टेज पर जज की जाती है तो उस कंसंट्रेशन रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय Q और QC। कुछ बुक्स में Q लिखा होता है, कुछ बुक्स में QC लिखा होता है, तो आप दोनों ही सही हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट कब यूज होता है? रिएक्शन क्वोशिएंट तब यूज होता है जब आप किसी भी स्टेज पे रिएक्शन को जज कर रहे हो पर वो स्टेज इक्विलिब्रियम की नहीं होनी चाहिए। एट एनी स्टेज बट अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मींस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? ओके, तो QC को कैलकुलेट तो वैसे ही करते हैं। सपोज इस रिएक्शन के लिए आपको QC को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट तो वैसे ही करेंगे जैसे आपका ये Kc को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट बिल्कुल सेम मैनर में ऐसे ही होता है जैसे Kc को कैलकुलेट किया जाता है, पर डिफरेंस क्या आता है? यहां पर अगर किसी भी स्टेज पे रिएक्शन को जज कर रहे हो एक्सेप्ट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम तो नाम चेंज हो जाता है, उसे रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं फिर, ठीक है। अब मैं सिर्फ जो है ये ग्राफ ड्रॉ करूंगी। ग्राफ तो नहीं है ये, आप डायग्राम कह सकते हो, ठीक है। यहां ड्रॉ करती हूँ। ये डायग्राम अगेन आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से गिवन है, ठीक है। तो अगर आप जब रिवाइज करोगे तो आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो आपको ये डायग्राम वहां पे मिल जाएंगे। अब मैंने ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ किए। सपोज यहाँ पे K है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे K है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे K है और यहाँ पे Q है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ Q छोटा है, Q इज लेस देन K। Q की वैल्यू छोटी है K से। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे K और Q की वैल्यू क्या है? बिल्कुल इक्वल है, मतलब हेयर Q इज इक्वल्स टू K। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे, कैमरे में दिख तो रहा है ना? वेट, यस, ठीक है। और यहां पर क्या है? यहां पर Q इज ग्रेटर देन K। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी जो आप समझ चुके हो, ठीक है। अगर K की वैल्यू ज्यादा हो Q से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम पर चल रही है रिएक्शन, और अगर Q की वैल्यू ज्यादा हो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। ये था हमारा थ्योरी लेक्चर आज का, पर वीडियो एंड अभी नहीं होगी। हमें इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, इसमें आपको जब आप वीडियो को एंड तक देख लोगे ना, आपको ये लगेगा कि दिस लेक्चर वाज वेरी वेरी सिंपल, और इसमें कुछ ही बातें जो आपकी एक मतलब 6 to 7 सेंटेंसेस बस आपको यही लर्न करने और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है।
तो अब सपोज यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, तो अगर कोई आपसे कंसंट्रेशन पूछे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या रिएक्टेंट में, तो आपको पता है जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा बनता है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। वैसे तो मेनली इसकी 3 एप्लीकेशंस होती हैं, हमने 2 स्टडी की हैं। अब आप सोचोगे कि थर्ड एप्लीकेशन हमने क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि थर्ड एप्लीकेशन जो है ना, आपने जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए इतने बड़े बड़े, वही इसकी थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी थ्योरी मतलब थर्ड एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, वो सब न्यूमेरिकल्स उसकी थर्ड एप्लीकेशन ही है, किसकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चंस। तो अब हमें दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है, इन्होंने बताया हुआ है एट गिवन टाइम इन तीनों की ही कंसंट्रेशन ये है, आपको डायरेक्शन बतानी है रिएक्शन की, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तो कैसे बताई जा सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ क्यूसी के बेसिस पे बताई जा सकती है। क्यूसी क्या होगा? जैसे आप केसी निकालते हो वैसे क्यूसी हो जाएगा। देखो केसी कब होगा, ये वैल्यू कब होगी? जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रही होगी। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रही होगी तो केसी की वैल्यू आई होगी। हमें तो एट गिवन टाइम मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी स्टेज पर हम इस रिएक्शन को जज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने बताना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो देखते हैं क्यूसी क्या? क्यूसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वैल्यू पुट कर दो, क्या है? दैट इज 3 × 10⁻⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड 3 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। ओवरऑल आंसर क्या आया? ओवरऑल आंसर आया 1। अब केसी ये रहा, क्यूसी ये रहा, इसका मतलब क्या है? देखो क्यूसी की वैल्यू आई है आपके पास 1 और केसी की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁻3। कौन सी वैल्यू बड़ी है? क्यूसी की वैल्यू बड़ी है। तो जब क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी आपको रिएक्शन में डायरेक्शन बताना होता है, ठीक है, किस डायरेक्शन में होगी, किस एक्सटेंट तक होगी, तो आप क्यूसी को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यूसी एज इट इज कैलकुलेट होता है, जैसे आप केसी को कैलकुलेट करते हो वैसे ही क्यूसी को कैलकुलेट करोगे। कुछ नहीं करना, रिएक्शंस में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आया आपका, कंपेयर कर लो केसी और क्यूसी को। आप देख रहे हो 1 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻3, देयरफॉर रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2003 में, 2003 में, ये क्वेश्चन 2003 का, ठीक है। ओके, रिएक्शन गिवन है, क्यू की वैल्यू भी गिवन है। आपको बताना है रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कब प्रोसीड करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में कब प्रोसीड करती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तब प्रोसीड करती है व्हेन k इज स्मॉलर देन q। जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन क्वोशिएंट से कम होता है तब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। दोनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? Kc is smaller than Q, therefore this option is correct, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड which you can solve in just seconds। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अगेन रिएक्शन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, Cu2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की वैल्यूज गिवन है। आपको ये बताना है कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा। तो चेक करते हैं। अगेन एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बताने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। तो Q कैलकुलेट करते हैं। कैसे होगा? रिएक्शन देखो गिवन है Cu2 पॉजिटिव
Ag का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव रेज टू पावर 2 एंड C, है ना। Q को ऐसे आपने कैलकुलेट किया, ओके। तो अब मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, दैट इज कॉपर और ये जो आपके सिल्वर है वो सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉपर एंड जो सिल्वर है दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और हमें पता है कि सॉलिड की कंसंट्रेशन प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1। यूनिटी लेकर के चलते हैं, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड, हम उसको यूनिटी लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ यही बच जाएगा, है ना, क्योंकि Cu भी सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, Ag का ये भी सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, इन दोनों ही कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। Cu2 पॉजिटिव की क्या वैल्यू है, दैट इज 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव की क्या वैल्यू है, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताती हूँ। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 10 रेज टू पावर 15। अब ये हमने वैल्यू को कैलकुलेट तो कर लिया, पर इस वैल्यू का यूज क्या है, तो आप कंपेयर कर लो। k की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 15। q की वैल्यू क्या आई है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 15। मतलब क्या, k और q की वैल्यू इक्वल है। k की वैल्यू भी 2 इंटू 10 रेज टू पावर 15 है, और आपने q की वैल्यू कैलकुलेट की, वो भी 2 इंटू 10 रेज टू पावर 15 है। मीन्स k एंड q आर इक्वल। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रही है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था, इज दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, यस दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो इतना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो अब बस हमारे 3 क्वेश्चंस और करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें ही आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद से, बहुत सिंपल है। सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इन्वॉल्व है, बस। तो कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हमने प्रेशर वाला तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, या हमने प्रेशर वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा। सिर्फ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। अगेन रिएक्शन गिवन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, NH3 सबके आपको प्रेशर गिवन है, और Kp की वैल्यू गिवन है। आपको डायरेक्शन बतानी है, बस डायरेक्शन के लिए आपको पता है Q विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है ना, इस वजह से वैल्यूज को पुट कर दो। नाइट्रोजन की क्या वैल्यू है, NH3 की, सॉरी NH3 की है 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में नाइट्रोजन की क्या वैल्यू है 0.5 इनटू हाइड्रोजन की क्या है 3 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 डिवाइड बाय में 27, व्हाट यू विल गेट, you will get 0.018। अब आपको क्या बताना है, आपको तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है। वो कैसे पता चलेगी, आप कंपेयर कर लो वैल्यू को। Kp की वैल्यू एक ये आई है और Q की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, Kp इज ग्रेटर देन Qp, Kp इज ग्रेटर देन Qp। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस अब हम ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ था, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन के पास क्या होगा, ज्यादा रिएक्टेंट होंगे
ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल होगी? बताओ। देखो K की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू क्या है? ये K की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 10⁻³ है, 10⁻³ से बड़ी है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है ना। तो इस वजह से इसके K की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी मीन्स मोस्टली प्रोडक्ट मिलेंगे आपको इक्विलिब्रियम स्टेज पर। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन था IIT 2000 का, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी, पर आप कर सकते हो क्योंकि आपने हर चीज़ अब समझ ली। देखो ये कह रहे हैं कि जब दो रिएक्टेंट्स A और B ने मिक्स किया और क्या दिया, C एंड D, तो आपको रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू बतानी है एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिएक्शन। मतलब जब इन्होंने मिक्स करके ये दे दिया होगा उससे पहले रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू क्या रही होगी? 0 होगी, डिक्रीज कर रही होगी टाइम के साथ, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, या इंक्रीज करेगी टाइम के साथ। देखो इस रिएक्शन को सबसे पहले लिखते हैं। ये रिएक्शन है कुछ ऐसे, तो अब Q की वैल्यू को हमें बताना है, तो Q को कैलकुलेट करना पड़ेगा। Q क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ से? आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब Q की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो रही है, मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जब जो है व्हेन टू रिएक्टेंट्स, जब इन्होंने मिक्स किया होगा ये देने के लिए, तो इक्विलिब्रियम को छोड़ के जिस स्टेज पर भी हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम को छोड़ के जिस भी स्टेज पर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वहां पर Q जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू है, दिस इज इंक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब Q की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो Q इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। मेरी तरफ से टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, एक टॉपिक है जो कि इससे अलग है, अब हम वो समझेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं वो, और उस टॉपिक का नाम है इंटरप्रेटिंग स्पॉन्टेनिटी। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको इंटरप्रेट करना है फ्रॉम रिलेशन ऑफ डेल्टा G नोट विद इसके और इसके बीच में रिलेशन को हमने जज करके डेल्टा G नोट क्या होता है? अब थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ के आए हो, आपको पता होना चाहिए डेल्टा G नोट का क्या मतलब। डेल्टा G नोट मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा G नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और K क्या है? K तो आपको पता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन को जज करके हम ये कैसे बता पाएंगे कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, वो आज हमने इस वीडियो में सीखा। मतलब वीडियो में और भी कुछ सीखा है क्वेश्चन। तो एक इक्वेशन होती है दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस में RT ln Q। देखते हैं अब क्या होता है इस इक्वेशन में। देखो, हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी 0 एट इक्विलिब्रियम, ओके। और इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि रिएक्शन क्वोशिएंट यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? Kc यूज करते हैं, है ना। तो
इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा और क्यू केसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हम रिएक्शन क्वेश्चन नहीं यूज करते, केसी की वैल्यू यूज करते हैं। बस वैल्यू को पुट कर दो, दैट इज हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जी 0 हो गया, 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस में आर टी एल एन के सी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एल एन के सी की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एल एन के सी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय में आर टी, और यहाँ माइनस का साइन चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ, सॉरी लॉग कह रही हूँ, टेकिंग एंटी लॉग, अगर आप यहाँ पर एंटी लॉग लोगे दोनों ही साइड पर, तो व्हाट यू विल गेट k इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय में आर टी। ये रिलेशन से हम बता पाएंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैसे जज किया जाता है, और इसको कहते हैं वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म, वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब एक बात है, यहाँ Kc कोई ज़रूरी नहीं है Kc ही होगा, कंसंट्रेशन ही होगी, Kp भी हो सकता है, इस वजह से मैं इसको Kc को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे Kp हो चाहे Kc हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन होती है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0 एंड Q विल बी इक्वल टू K। वैल्यूज को पुट किया, डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, एल एन के की वैल्यू को कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइड बाय आर टी। एंटी लॉग लोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल करके आएगी, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पर हम ये जज करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही लिखे रहने देती हूँ, ठीक है। और अब हम 3 केसेस बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक 3 केसेस। तो देखो, अब हम 3 केसेस डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। वो क्या है कि इफ डेल्टा जी नोट किसके इक्वल है, पॉजिटिव के इक्वल है। दूसरा केस, इफ डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तीसरा केस, इफ डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, सब केसेस में हमने ये स्टडी करना है। देखो, इफ डेल्टा जी नोट पॉजिटिव के इक्वल है, इफ डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो आपने इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज k इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइड बाय में आर टी। वैल्यू पुट करना है एक बार, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नोट पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवाइड बाय में आर टी। माइनस प्लस माइनस मतलब क्या है कि ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइड बाय आर टी विल बी लेस देन 1 हो। और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये सब कुछ k के इक्वल चल रहा है। तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब k भी लेस देन 1 है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो k भी तो इसी के इक्वल है, तो k विल बी ऑल्सो लेस देन 1। और इसका क्या मतलब है, k विल लेस देन 1 का मतलब होता है रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी, पर इतनी स्मॉल अमाउंट में जाएगी कि बहुत ही थोड़े प्रोडक्ट बनेंगे, थोड़ी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेंगे। आप ऐसे कह सकते हो इन शॉर्ट कि k की वैल्यू लेस देन 1 मीन्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम ये केस डिस्कस करते हैं, इफ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव का क्या मतलब है, वैल्यू पुट करो, k इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय में आर टी। ई रेज टू पावर माइनस डिवाइड बाय में आर टी। माइनस माइनस मतलब कि प्लस, इसका मतलब क्या है, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय आर टी क्या है, इज ग्रेटर देन 1, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पॉजिटिव है। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, k के इक्वल चल रहा है। जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, k इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, k इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। और अगर k ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है,
रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चल रही होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लास्ट केस भी अगर आप बात करोगे कि अगर डेल्टा जी नोट 0 के इक्वल है, वैल्यू पुट करके देख लो, k इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइड बाई आर टी, मतलब ई रेज टू पावर माइनस 0 अपॉन आर टी, 0 अपॉन समथिंग इज 0, ई रेज टू पावर 0 ही बचता है। इसका मतलब क्या है? k किसके इक्वल आ गया? ये सब कुछ k के इक्वल चल रहा है, मीन्स k इज इक्वल्स टू 1, और k 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। दिखना है ना? एक बार मैं चेक करती हूँ। हाँ, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस से आप बड़े इजीली ये बता सकते हो कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करो, इजीली बता पाओगे। इक्विलिब्रियम पे होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, आप इजीली ये बता सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, वैसे तो मेरा मोटिव ये था कि मैं आधे घंटे में सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगी, पर आई गेस आधे घंटे से ज़्यादा की ही वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हमने टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, समझा। तो अब लास्ट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले डेल्टा जी नोट की वैल्यू, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल्स टू सम ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की। और उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम दीज रिएक्टेंट। सबकी आपको फॉर्मेशन की गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। ए पार्ट सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूला यूज होगा और बी पार्ट सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में इसके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये आप बहुत इजीली वैल्यूज पुट इसमें कर सकते हो। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक में भी चेक कर सकते हो, ये वहीं का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर।